प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आपको बताएंगे बोहर का परमाणु मॉडल। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और उसमें दो कमियां परमाणु की स्थायित्व के संबंध में, क्योंकि रदरफोर्ड के हिसाब से परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होने के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगी यांत्रिकी के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा उत्सर्जित करनी चाहिए, और धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन की जब ऊर्जा क्षय होती जाएगी तो ये की स्थिति ऐसी आएगी कि जब इलेक्ट्रॉन फिर छोटे वृत्त और लास्ट में क्या हो जाएगा, अंत में नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु के नाभिक का स्थायित्व समाप्त हो जाएगा, परमाणु का स्थायित्व ही समाप्त हो जाएगा। एक बात। दूसरा, क्योंकि देखिए परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूम रहा है, जिस कारण से उसकी ऊर्जा का लगातार क्षय हो रहा है और वो विभिन्न कक्षाओं से होता हुआ लास्ट में नाभिक में गिरेगा। तो इस प्रकार से उसके स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगी वो एक सतत होगी, यानी परमाणु का स्पेक्ट्रम हमें सतत प्राप्त होगा। लेकिन वास्तव में अगर प्रयोगों के आधार पर देखा जाए तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है रेखीय होता है, लीनियर होता है। उसमें अनेक बारीक सी चमकीली और पृथक्कृत अनेक रेखाएं होती है, जिनकी अपनी एक स्वयं की अलग अलग आवृत्ति होती है। तो कहने का मतलब है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लीनियर स्पेक्ट्रम यानी रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में भी असफल रहा। तो दो प्रकार की कमियां थी, जिसको सॉर्ट आउट किया, जिसको जो है दूर किया नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में। देखिए, पहली बात क्या कही बोर ने, किसी भी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, और इन निश्चित कक्षाओं का जो कोणीय संवेग होता है mvr, ये क्या होता है h/2π का पूर्ण गुणज। ठीक है, यानी कोणीय संवेग, इसको बोलते हैं कोणीय संवेग, h/2π का पूर्ण गुणज। अब देखिए यहां पर क्या है, m यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v उसका वेग है, r जिस त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है वो r है, n मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी उसकी कक्ष संख्या है, कौन सी कक्षा में है, h फ्लंग नियतांक। एक बात तो ये कही कि भाई इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, ठीक है, जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, या mvr = nh/2π। एक बात। दूसरी बात क्या कही, बिना ऊर्जा खोए, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है नाभिक के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, अभी इसमें देखिए हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता, नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाएं होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक, इन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए, माने ऊर्जा का क्षय नहीं होता, बिना ऊर्जा क्षय किए हुए वो लगातार चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, दो बात। तीसरी बात, जब किसी भी कक्षा में जो निश्चित कक्षाएं हैं उस कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस कक्षा को छोड़ करके
किसी उच्च कक्षा में चला जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ ये पहली कक्षा, ये तो नाभिक हो गया, बीच में जो काला गोला देख रहे होंगे प्लस प्लस इसके चारों तरफ, नाभिक भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसके चारों तरफ एक कक्षा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इसके चारों तरफ तीसरी कक्षा है जिसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन, जितने भी 8 इलेक्ट्रॉन है, माना 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इस कक्षा या किसी भी कक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये निश्चित कक्षाएं हैं। तो इन निश्चित कक्षाओं में कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो अगर उसको एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से मिल जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा यानी उच्च कक्षा में चला जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से जंप करके इस वाली कक्षा में चला जाएगी, बाहर वाली। लेकिन वहाँ केवल क्या रहता है, 10⁻⁻8 सेकेंड रहने के बाद फिर क्या होता है, सेकेंड रहने पर वापस मूल कक्षा में आ जाता। मैंने जिस कक्षा से उसने जंप किया उसी कक्षा में आ जाता। क्या बोला मैंने कि किसी भी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो जब उसे बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो वो उस कक्षा को छोड़ करके उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा कक्षा में चला जाता है और वहाँ ज़्यादा नहीं रहता, 10⁻⁻8 सेकेंड तक। अब 10⁻⁻8 सेकेंड कितना होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। इतने समय तक वहाँ रहने के बाद फिर नीचे अपनी मूल कक्षा में आ जाता है। लेकिन इस समय जब वो उच्च ऊर्जा युक्त कक्षा से, जैसे यहाँ था वो, तो यहाँ से जब नीचे आता है, माने मूल कक्षा में आता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो उस समय वो क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, ऊर्जा के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो अगर मैं इस विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर आवृत्ति निकालना चाहूँ तो देखिए कैसे, तो ये 3 नियम है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर E1 मूल ऊर्जा, मूल कक्षा में ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की, E2 क्या है, उत्तेजित कक्षा में ऊर्जा है, माने जब उत्तेजित होकर के, तो जब उत्तेजित ऊर्जा कक्षा से 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद वापस लौटेगा तो कितनी एनर्जी डिसिपेट करेगा, E2 - E1 H, उत्सर्जित ऊर्जा E2 - E1 = H न्यू हो जाएगा साहब। ठीक है, या न्यू = किस आवृत्ति का हो जाएगा, E2 - E1/H। यहाँ पर H क्या है, आप सभी जानते हैं, प्लैंक नियतांक। इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं, 6.6 × 10⁻34, 6.6 × 10⁻⁷ जूल सेकेंड। ये हो गया। अगर इसकी ये आवृत्ति हो गई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तरंग दैर्ध्य अगर इसकी निकालूं तो C/λ हो जाएगा, ये E2 - E1/H ऐसा हो जाएगा। और अगर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1/ तरंग दैर्ध्य अगर निकालनी है E2 - E1/CH, तो ऐसा जो है तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं और जब वो उत्तेजित होकर के किसी उच्च ऊर्जा अवस्था में जाता है तो वो ऊर्जा अवस्था भी कौन सी होती है, कुछ निश्चित ऊर्जा ही अवस्था होती है जहां इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वैसे तो इसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ अनेक कक्षाएं होंगी, लेकिन उन कुछ कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन जो है घूम सकता है, जिसका कोणीय संवेग mvr = h/2 पाई के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है बोहर का जो मॉडल है रेखीय स्पेक्ट्रम, परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में सक्षम है। क्योंकि देखिए जब यहाँ से इस ऊर्जा अवस्था में जाएगा, E2 में जाएगा, और जब E1 में आएगा तो इस समय जो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्सर्जन होगा उसकी जो आवृत्ति होगी
है ना, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी उसके संगत होगी। ऐसे मान लीजिए यहाँ से कोई यहाँ गया, तो उस समय यहाँ की आवृत्ति के हिसाब से जो है तरंगे रेखा आपको देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब प्रत्येक संक्रमण में, अभी हम आगे बताएंगे आपको, जब प्रत्येक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा अवस्था से दूसरे ऊर्जा अवस्था में जाता है या उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में आता है, तो उसके संगत एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो यानी परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में भी बोहर का मॉडल सत्य सिद्ध हुआ। तो ये था आपका बोहर का मॉडल। और फिर बोहर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन सदृश जो परमाणु हैं हमारे, उसके लिए हम बोहर के मॉडल को स्टडी करेंगे आगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।